नमस्कार सभी साथियों को हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम जो महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे वो करेंगे हिंदी की ध्वनियाँ यानी वर्णमाला पे। आज से व्याकरण शुरू होगा और वर्णमाला से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है, जो अवधि भाषा में नहीं बोली जाती है? कौन सी है? का, ड़ा, ना और मा। जो अवधि जो कोई भी वर्ड बोलते हैं अवधि में तो ड़ा शब्द जो है पीछे नहीं आता है। तो वो कौन सा शब्द है? कौन सी ध्वनि है? सॉरी, तो वो है ड़ा शब्द। क्या है? ड़ा शब्द। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि अवधि में संस्कृत मूर्धन्य संघर्षी सा, का और खा और तालव्य जो होते हैं सा, का, शा रूप उच्चारण होता है तथा ड़ा ध्वनि जो है ना में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? ना में बदल जाती है। जैसे भेष, भेष, भूख, शीतल, शीतल, रावण, रावण। देखो रावण जो है रावण हो गया और हर्ष, हरख, वाण, बाण इत्यादि। अवधि में ला जो है ध्वनि प्राय रा हो जाती है। कभी ड़ा जो है ड़ा ध्वनि भी रा हो जाती है। जैसे तलवार का तरबार, डाल का डार, लड़का का लड़िका। ये अवधि के वर्ण हैं। पकड़ का पकड़ इत्यादि जो हैं ये अवधि के वर्ण हैं। जो ड़ा की जगह क्या हो जाता है? ना। और ड़ा भी है उसकी जगह भी रा हो जाता है और ला की जगह भी रा हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द जो है इसमें कौन सी ध्वनि है? संयुक्ति ध्वनि है या संप्रतक ध्वनि है या युग्म ध्वनि है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता में जो ध्वनि है वो युग्मक है। कौन सी है? युग्मक ध्वनि है। जैसे इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, क्या हो जाए? द्वित्व हो जाए, तब वहां पर युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे अक्षुण्ण, देखिए अड़ा का एक पूरा ड़ा है और एक आधा ड़ा है तो द्वित्व है। उत्फुल्ल, दिक्कत, प्रसन्नता आदि जो है ये क्या है? युग्मक ध्वनि है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब वह संप्रतक ध्वनि कहलाती है। जैसे शंबल, कंपन इत्यादि। यहाँ पर सा और बा जो हैं ध्वनियों के साथ माँ ध्वनि तथा का और मा पा ध्वनियों के साथ माँ ध्वनि संयुक्त हुई है तो क्या हो जाएगा? संप्रतक ध्वनि। दो या दो से अधिक व्यंजन संधियां ध्वनियां सॉरी संधियां नहीं ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे प्राण, घ्राण, कालांत, म्लान, प्रकर्ष इत्यादि जो हैं संयुक्त ध्वनियां अधिकतर तत्सम शब्दों में मिलती हैं। किस में मिलती हैं? तत्सम में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर जो ध्वनि होती है उसके प्रकार कितने हैं? दीर्घ, विलुप्त, हर्ष, उपयुक्त तीनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है स्वर ध्वनि के प्रकार जो हैं तीनों हैं। दीर्घ भी है, विलुप्त भी है और हर्ष भी है। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं।
कि स्वरों के भेद कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या है और कौन से शब्द आते हैं? वो स्वर आते हैं कि जिन स्वरों में उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। क्या होता है? कम समय लगता है। वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें एक मात्रिक कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? आ, ई, उ और ऋषि। आ, ई, उ और ऋषि जो हैं ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से 2 गुना समय लगता है। कितना समय? 2 गुना। वे दीर्घ कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कितनी संख्या है? 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। इन्हें द्विमात्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक कहा जाता है। उसके बाद आते हैं विलुप्त स्वर पे। विलुप्त स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से तिगुना समय लगता है वे विलुप्त स्वर कहलाते हैं। ये प्रायः दूर से पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसीलिए उच्चारण की स्पष्टता के लिए इनके आगे यस जैसा जो होता है सिंबल लगा दिया जाता है। इनका तात्पर्य है तिगुना समय। इन्हें त्रिमासिक कहा जाता है। जैसे ओम। ओम देखो इस तरह से ओम लिखना तो इस तरह से सही है। शुद्ध शब्द जो है इस तरह से लिखा जाता है। हे राम। हे राम बीच का जो शब्द है विलुप्त हो रहा है। आदि इन सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है। जैसे अंग, आ, ई, उ, ए, ओ। देखो सभी पे जो है अंग की बिंदी लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि स्वरों के उच्चारण में क्या है? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा, अनुसार, ह्रस्व, विलुप्त। लगने वाले समय को क्या कहते हैं? उच्चारण में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? मात्रा। अगला क्वेश्चन है, ये हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है कि सही कथन चुनिए। क्या है? सही कथन चुनिए। या और वाह जो ध्वनियां हैं अर्ध स्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवदेश का विग्रह अप प्लस देश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या जो है 60 है। कितनी है? 60 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या कि या, रा, ला, वा को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ में ओनली 4 व्यंजन आते हैं क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजन तथा स्वरों का मध्यवर्ती सा लगता है। स्वर व्यंजनों के ये अंतः स्थिति से जान पड़ते हैं। इसका उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है। इन चारों वर्णों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध व्यंजन नहीं, अर्ध स्वर कहा जाता है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता है। जब किसी स्वर में व्यंजन नहीं रहता तब उस 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। गलती हो गई क्या मुझसे? शायद क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि
व्यंजन का जो उच्चारण है बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, ऐसा व्याख्या में नहीं दिया है, गलत दिया है। और व्यंजन जो हैं स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते हैं, स्वर जो हैं व्यंजन के बिना बोले जा सकते हैं। और या व धनिया है, ध्वनियाँ जो हैं अर्ध स्वर कहलाती हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन में मिसिंग है। फिर से एक बार व्याख्या पढ़ते हैं क्या है। देखो कि जब किसी व्यंजन में स्वर नहीं रहता है तब उस व्यंजन के नीचे हल यानी हलंत का जो चिन्ह लगा दिया जाता है। हिंदी के प्रत्येक शब्द में अंतिम आ लगे वर्ण का उच्चारण हलंत सा होता है। जैसे रात में नीचे हलंत लगा है, पुस्तक में मन इत्यादि आदि अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो तो अनंत आ का उच्चारण पूरा होता है। जैसे सत्य, ब्रह्म, धर्म इत्यादि। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35। इनमें ड़ा और ड़ा डा और ड़ा द्विगुण व्यंजन है। उस क्वेश्चन में गलत था, उसमें पूछना था कि नहीं होता है, उसमें सारे ऑप्शन थे वो ही गलत थे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अंतस्थ वर्ण है कौन सा है? बा, ता, ए, औ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वा। वा जो है ये अंतस्थ वर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? बा, वा, बा, रा, ला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा बा। बकरी वाला जो बा है वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, चा, टा, या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? या जो है वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रत्यन के अनुसार वर्णों के कितने भेद माने हैं? 3, 5, 4 या 2? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कितने माने हैं? 2 भेद माने हैं। व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? 2। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित काठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा, या, रा, चा, जा, टा, ड़ा। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि कंठ ध्वनि जो है वो है का और खा। कौन सी हैं? का और खा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ कहलाते हैं। इस प्रकार की ध्वनियों को कंठ ध्वनि कहते हैं। इसके अंतर्गत जो स्वर और व्यंजन आते हैं वो कौन कौन से हैं? देखो आ, आ और का वर्ग के सभी। पहले छोटा और फिर बड़ा और उसके बाद का वर्ग के 5 अक्षर, फिर हा और विसर्ग आते हैं कंठ में। उसके बाद तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य। तालव्य के अंतर्गत कौन से आते हैं? ई और चा वर्ग। चा वर्ग के 5 अक्षर चा, छा, जा, झा, वा।
और उसके बाद या और शा आते हैं। मूर्धा जीव के स्पर्श से बोले जाने वाले मूर्धन्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ऋषि और टा वर्ग, ऋषि और टा वर्ग के पांचों अक्षर टा, ठा, ड़ा, डा, णा और रा और शा आते हैं। दंत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं? दंत कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ता वर्ग आता है। ता, था, दा, धा, ना और ला और सा आते हैं दंत में। दोनों ओष्ठ के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाते हैं वो ओष्ठ कहलाते हैं। ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं? उ और पा वर्ग। पा वर्ग के पांचों व्यंजन पा, फा, बा, भा, मा आते हैं। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ए तथा अय आते हैं। कंठ द्वारा जीभ और ओष्ठ के कुछ स्पर्श बोले जाने वाले वर्ण कंठोष्ठ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ओ और औ आते हैं। उसके बाद दंतोष्ठ के अंतर्गत कौन सा व्यंजन आता है? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ के अंतर्गत ओनली व आता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चारण स्थान के आधार पर वा जो है व्यंजन है वो किससे है? तालव्य से, मूर्धन्य से, कंठ से, ओष्ठ से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा तालव्य। क्या हो जाएगा? तालव्य। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं कौन सी हैं? चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ड़ा, पा, फा, बा, भा, ता, था, दा, धा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मूर्धन्य ध्वनियां जो हैं वो कौन सी हैं? टा, ठा, ड़ा, णा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है उच्चारण की दृष्टि से वा जो है वो ध्वनि है कैसी है? दंत है, दंतोष्ठ है, कंठ तालव्य है या तालव्य है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ है। कैसी है? दंतोष्ठ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दंतोष्ठ हैं? था, फा, मा और वा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? वा। वा जो है वो दंतोष्ठ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है कौन सी है? आ, था, भा, जा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है वो कौन सी है? भा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिंदी की काठ्य ध्वनि है, कंठ ध्वनि है कौन सी है? ई, ता, फा, हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि जो है नहीं है। कौन सी नहीं है? चा, पा, भा या मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? चा। चा जो है वो ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दा जो है ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है?
या आधार होता है क्या? तालव्य, दंत, का सॉरी कंठ या ओष्ठ। तो दा का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? दंत। दंत जो है चा का दा का उच्चारण स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। टा, ड़ा, ढा, डा, ढा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ढा। ये जो है मूर्धन्य ध्वनि नहीं है क्योंकि इसके नीचे जो है बिंदी लगी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, यानी इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कंठोष्ठ जो है इनका प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की जो शा ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य, तालव्य, दंत, ओष्ठ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? शा की हिंदी की शा जो ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो वो उच्चारण स्थान है तालव्य। क्या है? तालव्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निम्नलिखित में दंत ध्वनि है। किस अक्षर में दंत ध्वनि है? का, छा, ता या पा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ता। क्या हो जाएगा? ता जो है दंत ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की बा ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है कि ड़ा और ढा जो ध्वनियां हैं ये क्या हैं? इनको क्या कहा जाता है? ये तालव्य ध्वनियां हैं, ये मूर्धन्य या उच्छिप्त ध्वनियां हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है या दोनों महाप्राण हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि ये ध्वनियां उच्छिप्त ध्वनियां हैं। कैसी हैं? उच्छिप्त। मूर्धन्य और उच्छिप्त ध्वनियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृत ध्वनि है। समृत ध्वनि है। आ, ई, आ, ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई। ये समृत स्वर है। अगला क्वेश्चन है। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? देखो इस क्वेश्चन की व्याख्या भी है कि स्वरों के उच्चारण में केवल कंकाल में अवरोध होता है। मुख विवर से हवा निर्बाध गति से बाहर निकलती है। जीहा का हिस्सा यानी जीभ का जो हिस्सा विशेष कुछ ऊपर उठता है। ई में उठता है। तो ये ह्रस्व और समृत अवृत्ताकार तथा अग्रस्वर है। आ जो है ह्रस्व अर्धविव्रत मध्य स्वर और आ दीर्घ विव्रत पश्च स्वर है। आ जो है वो कैसा है? दीर्घ है और विव्रत है। आ
आ बोलने से ज़्यादा आवाज़ निकलती है तो दीर्घ है और विव्रत है, और इस आ बोलने से तो ऐसा लगता है गले के सबसे पीछे वाला जो हिस्सा होता है उससे आवाज़ आ रही हो, तो ये पश्च स्वर होगा। ए जो है वो दीर्घ और अर्ध विव्रत तथा अग्र स्वर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? आ, औ, ई, ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ई। ई जो है वो स्वर समृत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, कौन जो है वो अर्ध स्वर कहलाता है? या, मा, रा, ला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? या जो है वो अर्ध स्वर कहलाता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि माँ और पा वर्ग, माँ वर्ण और पा वर्ग के अंतर्गत आता है या ओष्ठ स्पर्श कहलाता है। या और रा, ला, वा परंपरागत शब्दावली में अर्ध स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। परंपरागत अर्ध स्वर के अधीन परिगणित चारों व्यंजन यारा लावा से पहला व्यंजन या विशुद्ध स्वर है। कैसा है? विशुद्ध और अर्ध स्वर है। जबकि वा जो है जैसे वन शब्दों में वस्तुतः घोष संघर्षी है। तो ये जो है पूर्ववर्ती व्यंजन के साथ उच्चारित होकर अर्ध स्वर बन जाता है, जैसे स्वर या अनुस्वार शब्दों में वा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? चा, छा, जा, झा, का, खा, गा, घा, टा, ठा, ड़ा, ड़ा, पा, फा, बा, भा। तो कौन सी ध्वनियाँ जो हैं स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो स्पर्श संघर्षी जो हैं वो ध्वनि कहलाती हैं तालव्य वर्ग की, वो हैं चा, छा, जा, झा। ये जो हैं स्पर्श संघर्षी ध्वनि कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ध्वनियों में कौन सा सुमेलित है? गा अघोष है, फा अल्पप्राण है, सा ऊष्म है, ठा सघोष है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सा जो है वो ऊष्म है। क्या है? ऊष्म है। और गा जो है वो कैसा है? सघोष है। फा जो है वो महाप्राण है, और ठा जो है वो अघोष व्यंजन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष भी है और अल्पप्राण भी है। झा, ठा, जा, का और ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा का और ता। अघोष और अल्पप्राण ध्वनि है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि वायु को संस्कृत में प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण। इसी आधार पर कम वायु यानी कम हवा से उच्चारित ध्वनि जो होती है, बोलने वाले अक्षर जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अधिक वायु से उत्पन्न होने वाले ध्वनि जो है उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला यानी का, छा, पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण हैं। जैसे 135 और सभी स्वर, 135 और सभी स्वर
इस तरह से इनकी ट्रिक याद कर सकते हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा यानी 135 और सभी स्वर जो क्या है, अल्प प्राण हैं। और इसी तरह से महाप्राण क्या है, दूसरा, चौथा यानी 24 और सभी ऊष्म शा सा 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 शा शा हा, ये क्या है, महाप्राण हैं। जिन वर्गों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष कहते हैं। घोष वर्ण, घोष जो है सघोष भी कहते हैं। स्पर्श में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह श्वास का प्रत्यय उपयोग होता है वे अघोष कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और शा 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 क्या होता है, अघोष होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन कहलाता है, का, झा, ठा, पा। तो सघोष भी है और महाप्राण भी है, तो वो क्या हो जाएगा, झा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, क्या है, अल्प प्राण है, खा, था, चा, फा। तो अल्प प्राण जो व्यंजन है, देखो अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब खा को बोलो, खा, तो कैसी आवाज आ रही, एकदम तेजी से आवाज आ रही है। था को बोलो, था, एकदम हल्की सी आवाज आ रही है। फिर चा को बोलो, चा, तो कैसी आवाज आ रही है, एकदम फिर से तेजी से आ रही है। फा, तेजी से आवाज निकल रही है, तो क्या है, ये तीनों महाप्राण व्यंजन है। तो अल्प प्राण क्या हो जाएगा, था। सॉरी, गलती से हो गया, मैं भी ना गलत पढ़ ली। चा जो होता है वो अल्प प्राण है, क्या है, अल्प प्राण है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, देखना पड़ेगा एक बार। और तब तक के लिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, अल्प प्राण, सही है, इसका सही है। जैसे 135 क्या है, अल्प प्राण है, तो चा जो है वो उसमें क्या आ जाएगा, एक, चा में एक आ जाएगा। चा जो है पहले वाले जैसे का, चा, टा, ता, फा, हाँ, चा जो है बिल्कुल अल्पप्राण सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजन में कौन सा महाप्राण है, कौन सा है जो महाप्राण है। अब देखो 135 क्या है, अल्प प्राण है, और 24 क्या है, महाप्राण है। 135 अल्प प्राण, 24 महाप्राण।
तो का जो है वो पहले नंबर पर आएगा तो क्या हो जाएगा अल्पप्राण। गा जो है वो तीसरे नंबर पे आता है तो क्या हो जाएगा अल्पप्राण। ड़ा जो है वो क्या है पांचवा अक्षर है तो क्या हो जाएगा अल्पप्राण। बचा क्या ठा। टा ठा। ठा जो है वो दूसरे नंबर पे आता है तो क्या हो जाएगा महाप्राण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा। तो क्या है महाप्राण ध्वनियां 24। तो दूसरा और चौथा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पप्राण ध्वनि है। अल्पप्राण ध्वनि 135। अब का जो है वो एक नंबर पे आता है खा दूसरे नंबर पे। घा जो है वो चौथे नंबर पे आता है और धा जो है वो कितने नंबर पर आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा का। का जो है वो क्या है अल्पप्राण है। अगला क्वेश्चन है सा शा शा किसके अंतर्गत आते हैं। ऊष्म के, स्पर्श के, अंतस्थ के या संयुक्त के। तो सा जो है ये ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं ऊष्म। अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की व्याख्या है उसे भी देख लेते हैं कि शा 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 हा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण मुखांगों के घर्षण से उत्पन्न होता है उसे ऊष्म कहते हैं। ये चारों जो शब्द हैं सॉरी 3 है ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ये सभी क्या है महाप्राण के अंतर्गत चारों अक्षर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। कौन सा नहीं है हा शा सा या ला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ला। ला जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चारण की दृष्टि से सा शा शा व्यंजन किस प्रकार के हैं। अंतस्थ हैं, वर्तस्य हैं, ऊष्म है, तालव्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ये ऊष्म है। क्या है ये ऊष्म है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन होते हैं कौन से होते हैं। वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का पांचवा अक्षर। तो अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं वर्ग का पांचवा अक्षर। वो कौन कौन से होते हैं वा ड़ा ना और मा। अगला क्वेश्चन है कि अयोग बहा कहा जाता है। अयोग बहा जो होते हैं वो क्या होते हैं विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त, अल्पप्राण। अयोग बहा जो अक्षर होते हैं या व्यंजन या स्वर होते हैं उनको क्या कहते हैं उनको जो कहते हैं विसर्ग। उनको क्या कहते हैं विसर्ग। अयोग बहा क्या होते हैं स्वर जो हैं उन्हें विसर्ग कहते हैं। कौन कौन से होते हैं अनुसार इनको अनुस्वार भी कहा जाता है जैसे अंग और आहा। ये अयोग बहा भी हैं विसर्ग भी हैं और अनुस्वार भी हैं। ये ध्वनियाँ ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन है फिर भी अर्थ का वहन करती हैं। जैसे पंडित किशोरीदास वाजपेयी के शब्दों में इनकी स्वतंत्र गति नहीं है इसीलिए ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं है पश्चात आते हैं इसीलिए व्यंजन नहीं है। वर्णों की दोनों श्रेणियों में किसी के साथ इनका जाति योग नहीं है इसीलिए ये दोनों ध्वनियों को अयोग बहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में
हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक है? सूचक नहीं है, सॉरी। ड़ा, वा, ड़ा या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? या जो है वो अनुस्वार सूचक नहीं है, या अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला जो है किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 52, जिनमें 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह और 33 व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन हैं, 4 संयुक्त अक्षर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कितने हैं? कुल कितने हैं? 50, 52, 54, 55। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 52। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कुल 52। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण, ध्वनि, अक्षर, वाक्य। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 14, 11, 13 या 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 11। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। व्यंजन कितने हैं? 33। कुल वर्ण कितने हैं? 52। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वर्ण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्या है? वर्ण है, सॉरी शब्द है, मात्रा है, वर्ण है या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा वर्ण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर जो है उसे क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप या ग्रेफीम, रूप, शब्द। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? समरूप स्वर मात्रा स्वर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो चलो ये तो सबको आती हैं ये मात्राएं, इनको क्या ही बताना है, ये तो आज छोटे बच्चों को भी आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है? सा रा वर्णों को, शा और रा वर्णों को, शा रा वर्णों को, श्रा या आ वर्णों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सा और रा वर्णों को शामिल किया गया है, तब जाके श्रा बना है। देखो छा जो है वो का प्लस सा से बना है, त्रा है वो ता प्लस रा से बना है, ज्ञा जो है जा प्लस रा से बना है, सा जो है वो शा प्लस रा से बना है। अगला क्वेश्चन है कि लिखित भाषा
में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? संकेतों द्वारा, बोलकर, लिखकर या सुनकर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? लिखकर। लिखित भाषा विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिखकर। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ ध्वनि, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, कौन सी है? भा, ठा, था, हा। तो घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ भी है, तो वो है भा। अगला क्वेश्चन है का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? अल्प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि। महाप्राण, घोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि। अल्प्राण, घोष, संघर्षी, तालव्य ध्वनि। महाप्राण, अघोष, संघर्षी, कंठ ध्वनि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अल्प्राण, अघोष, स्पर्शी और काठ ध्वनि। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा जो है वर्ण का वैशिष्ट है, क्या है? ओष्ठ, स्पर्श, अल्प्राण, अघोष, निर्नुनासिक। दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्प्राण, घोष, निर्नुनासिक। दंतोष्ठ, स्पर्श, संघर्षी, अल्प्राण, अघोष, निर्नुनासिक। ओष्ठ, स्पर्श, महाप्राण, संघोष, निर्नुनासिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्प्राण, घोष और निर्नुनासिक जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए हैं? स्वर, काल, स्थान, संवाद, नाद। स्वर, स्थान, काल, प्राण, सुर। काल, प्रत्यय, स्थान, प्राण, अनुदत्त। स्वर, काल, स्थान, प्रत्यय, अनुप्रदान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्वर, काल, स्थान और प्रत्यय, अनुदान। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि पाणिनि ने लिखा है कि आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को जानकर दूसरों को बतलाने की इच्छा से मन को प्रेरित करता है। प्राण वायु डर स्थल में आहत होकर मंद स्वर को उत्पन्न करता है। कंठ में टकराकर माध्यम स्वर सिर में टकराकर तार स्वर बनता है, वही मुख में आकर वर्ण बनता है। वर्णों के विभाग भी स्वर से, काल से, स्थान से और प्रत्यय से और अनुप्रदान से तय होते हैं। तो ये था आज का शस्त्र। अगर आप लोग कहते हैं कि थ्योरी में भी पढ़ा दीजिए वर्णमाला, तो पूरी वर्णमाला को थ्योरी में ही पढ़ा देंगे। तो आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।